वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आध्यात्मिक पंचांग में वर्ष 2022 नौवें माह का 10वां दिन। तुलसी नगर तुलसियन द्वार के बाहरी पर्वत। अर्णव 10 वर्ष का एक साधारण बाहरी द्वार के शिष्य का चोगा पहने पहाड़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान के पीछे बैठा था। वह बेमन से हाथ में घास का तिनका लिए जमीन पर जटिल पैटर्न बनाने में तल्लीन था। सुबह 6 बजे तक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य धीरे धीरे 2 या 3 के समूह में बातें करते और हंसते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। मानक बाहरी द्वार के चोगे में एक मोटा सा छोटा लड़का, एक महंगा जड़ाव लॉकेट पहने, गोल चेहरे और छोटी आंखों वाला, अपने 2-3 सेवकों के साथ उस चट्टान के पीछे खुशी खुशी कुछ बना रहे अर्णव के पास पहुंचा। मोटे लड़के ने बाएं दाएं देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास संप्रदाय का कोई प्रशिक्षक नहीं है, फिर दबे स्वर में आवाज दी, अर्णव। अर्णव ने ऊपर देखा, उसका नाजुक और सुंदर युवा चेहरा सामने आया, उसकी आंखें साफ पानी के ताल जैसी निर्मल थी। मोटे लड़के ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए पूछा, काम हो गया? अर्णव ने एक छोटे वयस्क की तरह अपनी छाती थपथपाई, जब मैं कोई काम करता हूं तो तुम निश्चिंत रह सकते हो, और अपने पीछे के संग्रह बैग से सफेद कागज पर काली स्याही से बने कई तंत्र आरेख फॉर्मेशन डायग्राम्स निकालकर मोटे लड़के को थमा दिए। देख लो, कोई कमी तो नहीं है। मोटे लड़के ने गंभीरता से उन्हें लिया, कॉपी किए गए पन्ने पलटे, उन्हें ध्यान से देखा और फिर दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे ये समझ नहीं आते। अर्णव ने धैर्यपूर्वक समझाया। प्रशिक्षक ने 5 तत्वों के मूल तंत्र पैटर्न, बेसिक फॉर्मेशन पैटर्न्स का असाइनमेंट दिया था। मैंने तुम्हारे लिए ये बना दिए हैं, और मैंने जानबूझकर 6 गलतियां रखी हैं ताकि प्रशिक्षक को यह न लगे कि ये पैटर्न तुमने नहीं बनाए हैं। 6 गलतियां, यह थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? अर्णव ने चुपचाप उसे देखा। मोटे लड़के ने तुरंत अपनी गलती पहचानी और जोर से कहा, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं प्रशिक्षक द्वारा दिया गया असाइनमेंट जमा कर पाता हूं तो मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। इसे बहुत अच्छी तरह से करना संदेह पैदा कर सकता है। अगर प्रशिक्षक को पता चला और मेरे पिता को मालूम हुआ तो वह मुझे बुरी तरह पीटेंगे, और यह मुनाफे के लायक नुकसान नहीं होगा। अर्णव ने सिर हिलाया और तारीफ की, युवा अनय होने के लायक ही हो, तुम कितनी जल्दी समझ गए। मोटे लड़के ने 2 शक्ति मणियां, स्पिरिट स्टोन्स, अर्णव के हाथ में ठूंस दी। भाई अर्णव, तुम सच में मुझे अच्छी तरह जानते हो, मेरी बुद्धिमत्ता को मानते हो। ये तुम्हारे लिए शक्ति मणियां हैं। अगली बार जब प्रशिक्षक तंत्र फॉर्मेशन का होमवर्क देंगे तो मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तंत्र आरेख अपने सीने में रखने के बाद वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। अर्णव ने ध्यान से दोनों शक्ति मणियां जेब में रखी और जमीन पर अपना चित्रण फिर से शुरू करने के लिए एक और घास का तिनका उठाया। कुछ देर बाद एक और युवक आया, जिसके हाथ में सोने के छींटे वाला कागज का पंखा था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा अप्रसन्न सा, और वह और भी ज्यादा जड़ाव लॉकेट पहने हुए था। अर्णव ने उसे भी तंत्र आरेख का एक सेट थमाया। दुबले पतले युवक ने आरेखों पर नजर डाली और अपने सेवक को संकेत दिया। सेवक आगे आया, आरेख लिए और अर्णव को 2 शक्ति मणियां दी। दुबले पतले युवक ने आरेख लिए, लेकिन वह गया नहीं। उसने अचानक एक अहंकारी अंदाज में अपना कागज का पंखा बंद किया और कहा, यह युवा करण भी तंत्रों में बहुत कुशल है, लेकिन मेरे पास बस इन मूल तंत्रों को करने का समय नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे इन्हें लिखवाया। अर्णव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस घास उठाई और जमीन पर अपना चित्रण जारी रखा। दुबला पतला युवक थोड़ा नाराज हुआ और खिल्ली उड़ाई। ऐसा कहा जाता है कि तुलसियन द्वार के शक्ति शोधन ची रिफाइनिंग शिष्यों में तुम सबसे अच्छा तंत्र चित्रण फॉर्मेशंस ड्राइंग करते हो। मैं सोचता हूं, मेरे मुकाबले तुम्हारा क्या होगा। समय मिलने पर हमें एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। अर्णव ने सोचा, तुम पहले ही मुझसे अपना तंत्र गृह कार्य करवा चुके हो, तो यह तुम्हारे अपने स्तर के बारे में क्या कहता है। फिर भी सद्भाव से ही धन आता है, इस सिद्धांत का पालन करते हुए अर्णव ने ऊपर देखा और उसकी चापलूसी करने के लिए मनभावन शब्द चुने। निश्चित रूप से युवाकरण का तंत्रों पर अधिकार कहीं बेहतर है। सहगल परिवार तुलसी नगर का नंबर 1 कुल है, तंत्र की विरासत अन्य साधकों से अतुलनीय है। दुबले पतले युवक की अभिव्यक्ति थोड़ी उज्जवल हुई, फिर उसने पूछा, तो मुझे बताओ, तुलसियन द्वार के शक्ति शोधन साधकों में क्या कोई ऐसा है जिसके तंत्र कौशल मुझसे ज्यादा हो? कुछ तो है। दुबला पतला युवक अप्रसन्न हुआ, वे कौन है? उदाहरण के लिए मैं। जाहिर है अर्णव ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सीधे नहीं कहेगा। वे काफी हैं, उन सभी को एक बार में गिनना मुश्किल है। दुबला पतला युवक साफ तौर पर नाराज था। यह एक अच्छी बात है। अर्णव ने झूठ बोला। दुबले पतले युवक ने तिरस्कार किया, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि या शक्ति मणियां मेरी तुलना में कम है, फिर भी उनके तंत्र कौशल मुझसे ज्यादा है। तुम कहते हो कि वे कई हैं। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं और दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता?
इसमें अच्छी बात क्या है? अर्णव ने उत्तर दिया, तुलसी नगर के साधक चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हो या कितनी अच्छी तरह सीखें, अंततः एक बार जब वे अपनी कला में निपुण हो जाते हैं तो क्या वे फिर भी आपके परिवार के लिए कलाकृतियां, गोलियां बनाने और तंत्र चित्रण करने के लिए सहगल परिवार के अनमोल भवन मिरिएट ट्रेजर बिल्डिंग में प्रवेश नहीं करते? बस सोचो, तुम अभी केवल शक्ति शोधन चरण में हो, फिर भी तुम्हारे लिए आधार स्थापना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के साधक काम करते हैं। तुम प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु हो और द्वितीय श्रेणी के तंत्र गुरु तुम्हारे इशारों पर है। कितना प्रतिष्ठित! तुम्हारे अधीनस्थों की क्षमताएं जितनी ज्यादा होंगी, वह तुम्हारी अपनी क्षमताओं को उतना ही ज्यादा दर्शाएगा। दुबले पतले युवक ठिठका, फिर अचानक उसे एक ज्ञानोदय हुआ। यह काफी तर्कसंगत लगता है। अब समझे। दुबले पतले युवक ने सिर हिलाया और नीचे के अनगिनत साधकों को देखते हुए अपना सिर और ऊंचा कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो या तुम कितनी भी कड़ी साधना क्यों न करो, अंत में क्या तुम्हें मेरे सहगल परिवार के लिए बैल और घोड़े के रूप में सेवा नहीं करनी पड़ती? एक मतलबी चेहरे के साथ युवा करण सिर ऊंचा किए और सीना ताने चला गया। युवा करण को मूर्ख बनाकर भगाने के बाद अर्णव घास की जड़ों से जमीन पर तंत्रों का अभ्यास करना जारी रखा। कुछ ही देर में कुछ धनी साधक आए। उन्होंने शक्ति मणियां देकर अर्णव से कई तंत्र आरेख खरीदे। जब तक अर्णव ने हाथ से बनाए आरेखों का व्यापार समाप्त किया, तब तक उसके पास 12 शक्ति मणियां थी। 12 शक्ति मणियां अनासक्त साधकों के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन साधना के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अर्णव ने आह भरी। उसके युवा चेहरे पर थोड़ी सी लाचारी थी। निचले स्तर के साधकों के लिए साधना के मार्ग कल्टिवेटिंग द डाओ में कोई आशा नहीं थी। आध्यात्मिक पंचांग के पहले वर्ष में 20,000 से अधिक साल पहले साधना की दुनिया टाओ कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति साधक सभा टाओस्ट कोर्ट ने साधना के 9 राज्यों को एकीकृत किया, कुलीन कुलों और संप्रदायों को सम्मानित किया और साधना व्यवसायों के लिए मानकीकृत रैंकिंग के साथ एक एकीकृत वर्ग प्रणाली स्थापित की। फिर साधक सभा ने साधक कानून जारी किया, जो साधकों को अंधाधुंध हत्या, लूटपाट या दूसरों से संसाधन लेने से रोकता था। इसका लाभ उठाते हुए साधना की दुनिया 20,000 से अधिक वर्षों तक शांतिपूर्वक विकसित हुई, अपने चरम पर पहुंची, विशाल प्रदेशों और असंख्य साधकों के साथ। हालांकि साधक सभा की समृद्धि और कुलीन कुलों के शानदार जीवन के बीच संप्रदायों ने अपार शक्ति धारण की। केवल निचले स्तर के अनासक्त साधक बिना किसी जुड़ाव के कठिनाई में रहते थे और उनके लिए साधना के मार्ग में कोई आशा नहीं थी। साधना की दुनिया में 20,000 से अधिक वर्षों के फैलाव के बाद आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट के बिना नश्वर लोग धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए। केवल आध्यात्मिक जड़ों वाले ही बचे जो साधना का अभ्यास कर सकते थे। लेकिन जितने ज्यादा साधक थे, उतनी ही ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी वे उपभोग करते थे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती जा रही थी। अब साधना का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए उन्हें न केवल विरासत की बल्कि शक्ति मणियां की भी जरूरत थी। फिर भी बड़े कुलों के आध्यात्मिक खानों पर कब्जा करने के साथ निचले स्तर के अनासक्त साधकों में शक्ति मणियां की कमी थी और बड़े संप्रदायों ने विरासत पर एकाधिकार कर लिया था, जिससे साधारण अनासक्त साधकों के लिए साधना का कोई दरवाजा नहीं बचा था। तुलसी नगर में अनासक्त साधकों की विशाल बहुमत बिना विरासत और शक्ति मणियां के अभाव में अपना पूरा जीवन शक्ति शोधन साधकों के रूप में ही बिताएगी। शक्ति शोधन क्षेत्र विशाल स्वर्गीय मार्ग हेवनली डाउ के तहत एक विनम्र चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। और अर्णव इन असंख्य चींटियों में से एक था। और बहुत संभावना है वह जीवन भर एक ही रहेगा। अर्णव का कोमल चेहरा थोड़ा कड़वा था। स्वर्गीय मार्ग शायद समान हो, लेकिन साधना करना बिल्कुल समान नहीं था। अर्णव शक्ति शोधन के दूसरे स्तर पर एक अनासक्त साधक था, जिसका जन्म शक्ति शोधन क्षेत्र के साधकों के परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दोनों उसी साधना चरण में थे। उसके पिता आलोक राक्षस पशुओं का शिकार करके अपनी जीविका कमाते थे, अपने दिन जानलेवा लड़ाइयों में बिताते थे और उनके शरीर पर घाव जमा होते थे। उसकी मां रसोई में काम करती थी, चूल्हे के पास खाना पकाती थी। उसका शरीर लगातार गर्मी से पीड़ित रहता था, अक्सर उसे दर्दनाक फेफड़े और सूखी खांसी होती थी। और उसके माता पिता अपने खर्चों में किफायती थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति मणियां बचाई थी ताकि अर्णव तुलसियन द्वार के बाहरी द्वार पर साधना का अभ्यास कर सके। लेकिन अर्णव चाहे कितनी भी साधना करे, उसकी साधारण आध्यात्मिक जड़ हालांकि साधारण लोगों से थोड़ी बेहतर थी, साधना की दुनिया के प्रतिभाशालियों के बीच सिर्फ औसत ही रहने वाली थी। चाहे वह कितनी भी साधना करे, वह शायद सिर्फ एक शक्ति शोधन साधक ही बना रहेगा। कठिन पारिवारिक परिस्थितियों और शक्ति मणियां के बिना अर्णव केवल अन्य साधारण शिष्यों की तरह शक्ति शोधन के 6ठे स्तर तक अभ्यास कर सकता था, इससे पहले कि वह संप्रदाय छोड़ दे और फिर उसे जीविका कमाने के लिए कोई शिल्प सीखना होगा। लेकिन अर्णव स्वाभाविक रूप से कमजोर था।
शिल्प शोधन और राक्षस शिकार जैसी प्रथाएं, जो शक्ति शोधन साधकों की जीविका थी, आमतौर पर मजबूत शरीर वाले साधकों की मांग करती थी। अर्णव अपने स्वाभाविक रूप से कमजोर संविधान के साथ शायद गुजारा करने के लिए एक साधारण नौकरी भी न खोज पाए। अगर एक दिन उसे शादी करनी पड़ी और बच्चे हुए तो बोझ और बढ़ जाएगा और सारी शक्ति मनियां उसके परिवार का समर्थन करने में इस्तेमाल हो जाएंगी। साधना के लिए शक्ति मनिया के बिना अर्णव की साधना हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी और वह अपने पूरे जीवन में केवल एक शक्ति शोधन साधक ही रहेगा। ठीक तुलसी नगर के सभी गरीब अनासक्त साधकों की तरह, ठीक साधना की दुनिया के अनगिनत निचले स्तर के साधकों की तरह, हमेशा के लिए सिर्फ एक शक्ति शोधन साधक। 10 वर्षीय अर्णव ने आह भरी, अपने मन को समायोजित किया और कक्षाओं में भाग लेने के लिए संप्रदाय गया। एक दिन की साधना के बाद अर्णव शिष्य निवास पर लौटा, कुछ देर साधना के धर्म ग्रंथ टाओ कल्टिवेशन कैनन्स पढ़े और फिर रात के 1 बजे बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही अर्णव ने अपनी आंखें बंद की, उसके चेतना सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक खंडित शिलाखंड दिखाई दिया। शिलाखंड पर कोई शिलालेख नहीं थे, फिर भी ऐसा लगा कि जिस क्षण अर्णव ने इसे पहली बार देखा, वह उसका नाम जानता था। साधक शिला टाओइस्ट स्थल। जब से अर्णव ने घटनाओं को रिकॉर्ड करने की क्षमता प्राप्त की थी, एक साधक शिला उसके चेतना सागर में दिखाई दी थी, साथ ही कुछ अस्पष्ट और लगभग अमूर्त यादें भी। उन यादों में अर्णव एक अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित दुनिया में एक छोटा जीवन जिया। उस जीवन में अर्णव का परिवार साधारण था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मेहनती था और अच्छा प्रदर्शन करता था। अंततः ललित कला में विशेषज्ञता के साथ विश्वविद्यालय गया, जहां उसने पारंपरिक चीनी चित्रकला और सुलेख पर शोध का आनंद लिया। स्नातक होने के बाद वह एक बड़ी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में शामिल हुआ, ओवरटाइम काम किया और अपनी बीसीओ में अधिक काम के कारण मर गया। एक छात्र के रूप में उसने अध्ययन किया और स्नातक होने के बाद उसने काम किया, एक तनाव और चिंता से भरा जीवन जिया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसने एक भ्रमित जीवन जिया था और अचानक और अप्रत्याशित रूप से मर गया था। उसकी मृत्यु से पहले के क्षणों में उसके जीवन के अनुभव एक घूमते हुए लालटेन की तरह उसकी आंखों के सामने चमक उठे। अपने जीवन में उसने वास्तविक मूल्य का एक भी काम नहीं किया था। उसने अपने माता पिता के प्रति पुत्र धर्म नहीं दिखाया था, अपने आदर्शों का पीछा नहीं किया था, उसके कोई सपने नहीं थे, कोई प्यार नहीं था, न ही उसने महान दुनिया के परिदृश्यों को देखा था। ये यादें धुंधली थी और कभी कभी अर्णव यह नहीं बता सकता था कि क्या वास्तविक था। जैसे जूंगजी का तितली होने का सपना देखना, यह अनिश्चित है कि जूंगजी ने तितली का सपना देखा या तितली ने जूंगजी का। जैसे जैसे समय बीता, अर्णव ने इसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया। अतीत अतीत था और अब वह केवल 10 वर्ष का था, साधना की दुनिया में रह रहा था। और वह एक साधक था, एक साधक जो स्वर्गीय मार्ग को पूरी तरह से समझ सकता था, 9 राज्यों में उड़ सकता था, एक हाथ के लहराने से सूरज और चांद को तोड़ सकता था और एक मुट्ठी से तारों को दफन कर सकता था। बेशक वह एक साधक भी हो सकता था जिसने जीवन भर शक्ति शोधन में बिताया, कभी नहीं उड़ा या मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं की, मुश्किल से कुछ मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हुआ, एक विनम्र अस्तित्व जिया। साधक शिला के बिना अर्णव ने अनुमान लगाया कि वह सबसे अधिक संभावना है कि बाद वाला ही होगा। साधक शिला अर्णव के चेतना सागर के बीच में मंडराती थी, चौड़ी और देहाती, उत्सुकता से आकार की और अधूरी। शिलाखंड का शरीर कुछ भी नहीं लग रहा था, फिर भी ऐसा लगा कि उसके चारों ओर एक विशाल और रहस्यमय आभा तैर रही थी। एक बेहोशी में यह शून्य की तरह चुप, सब कुछ से खाली लग रहा था। शिलाखंड की क्षणभंगुर सतह पर कोई तंत्र आरेख चित्रित कर सकता था और हर बार जब एक चित्रित किया जाता था तो अर्णव का दिव्य बोध, डिवाइन सेंस, मजबूत होता जाता था। साधना के मार्ग में तंत्र आरेखों को सबसे उच्च सम्मान दिया जाता है। तंत्र साधना उद्योग की सभी शाखाओं में सीखने के लिए सबसे मुश्किल अनुशासन है और तंत्र आरेखों को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दिव्य बोध है। तंत्र पैटर्न से बने होते हैं। प्राचीन साधकों, एंशिएंट कल्टिवेटर्स द्वारा सावधानी पूर्वक समझे गए पैटर्न जिन्होंने स्वर्गीय मार्ग के रहस्यों को समझने की कोशिश की। एक तंत्र की रेखाएं प्राचीन, साधारण पात्रों के साथ साथ न्यूनतम चित्रों की तरह होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अंतहीन रहस्य होते हैं। और जब एक तंत्र को चित्रित करते हैं तो चेतना सागर में स्वर्गीय मार्ग के रहस्य से जुड़ने में दिव्य बोध की एक विशाल मात्रा का उपभोग होगा। अगर किसी साधक का दिव्य बोध अपर्याप्त है तो वे तंत्र चित्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे दिव्य बोध का थकावट हो सकती है और यहां तक कि चेतना सागर का टूटना भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। एक तंत्र गुरु बनने के लिए किसी को लगातार विभिन्न तंत्र आरेख सीखने चाहिए और लगातार अनगिनत तंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए तंत्रों का अध्ययन मुश्किल है, अभ्यास कठिन है और तंत्र गुरु अक्सर अपर्याप्त दिव्य बोध के साथ जबरदस्ती तंत्र चित्रित करते समय अपने चेतना सागर को ढहाने से मौत का खतरा उठाते हैं। जब अर्णव साधक शिला पर तंत्र चित्रित करता है तो यह उसके दिव्य बोध का उपभोग करेगा।
लेकिन जब वह अपने बनाए गए तंत्र को मिटा देता है तो दिव्य बोध तुरंत वापस आ जाता है, जिससे अर्णव का दिव्य बोध भर जाता है। अस्तित्व से अनास्तित्व तक और फिर अनास्तित्व से वापस अस्तित्व तक महान मार्ग की तरह यह गहरा रहस्यमय है। उसी समय हर बार जब अर्णव एक तंत्र चित्रित करता है तो उसका दिव्य बोध थोड़ा बढ़ जाता है, हालांकि बहुत कम, लेकिन वास्तव में यह बढ़ता है। अर्णव को जो पता है उसके अनुसार साधना की दुनिया में दिव्य बोध को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट साधना तकनीक नहीं है, इसका विकास ज्यादातर क्षेत्रों में सफलता पर निर्भर करता है। इसलिए दिव्य बोध में एक छोटी सी वृद्धि भी अत्यंत मूल्यवान है। केवल साधक शिला पर लगातार तंत्र चित्रित करके अर्णव अपने तंत्र कौशल में सुधार कर सकता था, और जब तक वह चित्रण करता रहता है उसका दिव्य बोध बढ़ता रहेगा। और एक मजबूत दिव्य बोध के साथ अर्णव अधिक उच्च क्रम और अधिक शक्तिशाली तंत्र सीख सकता था। एक दिन अर्णव इसके कारण एक शक्तिशाली तंत्र गुरु बन सकता था। एक तंत्र गुरु का दर्जा पूजनीय है, यहाँ तक कि एक साधारण तंत्र गुरु जिसने पहली श्रेणी में प्रवेश नहीं किया है, वह दूसरों के लिए तंत्र चित्रित करके शक्ति मणिया की एक अच्छी खासी रकम कमाएगा। एक बार जब अर्णव एक तंत्र गुरु बन गया और सभी प्रकार के गहन तंत्र चित्रित किए, तो उसके पास खड़े होने के लिए एक नींव होगी और वह अपने शेष जीवन के लिए केवल एक शक्ति शोधन साधक होने के बजाय अपनी साधना जारी रख सकता था। अर्णव ने चुपचाप अपने आप से सोचा। लेकिन तंत्र गुरु बनना भी कठिनाइयों से भरा था। तंत्र सीखना मुश्किल थे और तंत्र गुरु बनना और भी कठिन था। साधक सभा ने साधना की श्रेणियों के बीच तंत्र गुरुओं की मान्यता के लिए सबसे कड़े, वास्तव में सबसे सटीक मानक निर्धारित किए। एक तंत्र तंत्र पैटर्न से बना होता है। सबसे बुनियादी तंत्रों में केवल एक ही तंत्र पैटर्न होता है। प्रत्येक अतिरिक्त तंत्र पैटर्न के साथ तंत्र की श्रेणी बढ़ेगी, उसका प्रभाव बढ़ेगा और आवश्यक दिव्य बोध बहुत बढ़ जाएगा। 1 से 5 तंत्र पैटर्न चित्रित करने से एक तंत्र शिक्षु के रूप में योग्यता मिलती है। 6 से 8 तंत्र पैटर्न चित्रित करने से एक तंत्र गुरु कहा जाता है, लेकिन ऐसा तंत्र गुरु केवल साधारण होता है और साधक सभा द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेणियों में शामिल नहीं होता है। केवल 9 तंत्र पैटर्न चित्रित करके और साधक सभा के मूल्यांकन को पास करके ही कोई एक सच्चा प्रथम श्रेणी का तंत्र गुरु बन सकता है। शक्ति शोधन क्षेत्र में एक साधक के लिए प्रथम श्रेणी का तंत्र गुरु बनना लगभग एक ही कदम में स्वर्गारोहण के समान है। प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु आमतौर पर प्रमुख कुलों और संप्रदायों दोनों में सम्मान के अतिथि होते हैं, यहाँ तक कि आधार स्थापना क्षेत्र के साधक भी उन्हें हल्के में नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो साधक सभा के स्वर्ग शू मंडप हेवन शू पवेलियन से शक्ति मणिया का मासिक वजीफा आएगा और अनगिनत युवा और सुंदर महिला साधके दरवाजे तोड़कर उनकी साधना संगिनी डाउस्ट कंपेनियंस बनने की होड़ करेगी। अत्यधिक कठिन मूल्यांकन से परे प्रत्येक राज्य सीमा में प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरुओं के लिए एक कोटा भी होता है। एक बनने की इच्छा न केवल प्रयास पर बल्कि भाग्य पर भी निर्भर करती है। अगर कोई दुर्भाग्यशाली है और उसके राज्य सीमा में कोटा सीमित है, भले ही उसके पास प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु की उपलब्धियां हो, वह मूल्यांकन स्लॉट प्राप्त नहीं कर पाएगा और केवल अगले का इंतजार कर सकता है। कुछ तंत्र गुरु कोशिश करते हैं केवल यह जानने के लिए कि उनका जीवन व्यर्थ ही बीत गया। अनगिनत निम्न जन्मे साधक अपने मन और शरीर को थका देते हैं, सफेद सिर के साथ बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु बनने की अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को कभी पूरा नहीं करते। और साधक सभा द्वारा तथाकथित कोटा प्रतिबंध आमतौर पर प्रमुख कुलों और महान संप्रदायों द्वारा निर्धारित केवल दिखावटी बहाने होते हैं। उन्हें अपने वैध उत्तराधिकारियों या शिष्यों में चमक जोड़ने के लिए प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु के शीर्षक की आवश्यकता होती है, जिससे वे प्रतिभाशाली जीनियसेस के रूप में सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। निम्न जन्मे साधक जो प्रथम श्रेणी के तंत्र गुरु बनने के लिए अपने दिल और आत्मा को थका देते हैं, वे पैरों के नीचे की धूल मात्र होते हैं, एक नजर के लायक भी नहीं। रात हो चुकी थी। अर्णव शिष्य निवास के कमरे में बिस्तर पर लेटा था, फिर भी उसका दिव्य बोध उसके चेतना सागर में डूब गया। साधक शिला पर लगातार तंत्र चित्रित कर रहा था। वह तंत्र जो अर्णव चित्रित कर रहा था उसे युगल युआन तंत्र ट्विन युआन फॉर्मेशन कहा जाता था, जिसमें 2 तंत्र पैटर्न शामिल थे, जिसे बुनियादी तंत्रों में से एक माना जाता था। लेकिन अर्णव ने इससे पहले कभी भी इस तंत्र को सफलतापूर्वक चित्रित नहीं किया था। अपर्याप्त दिव्य बोध के कारण शुरुआती चरण के शक्ति शोधन शिष्य आमतौर पर केवल एक ही तंत्र पैटर्न वाले तंत्र सीख सकते हैं। तुलसियन द्वार के बाहरी द्वार के शुरुआती चरण के शक्ति शोधन शिष्यों के बीच बहुत कम लोग एक भी तंत्र पैटर्न में पूरी तरह से महारत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन अर्णव एक ही तंत्र पैटर्न से बहुत पहले ही अत्यंत परिचित हो चुका था, उन्हें आसानी और प्रवीणता के साथ चित्रित करने में सक्षम था। अधिक कठिन तंत्र सीखने की इच्छा रखते हुए अर्णव हर रात साधक शिला पर युगल युआन तंत्र का चित्रण करने का अभ्यास करता था, जिसमें 2 तंत्र पैटर्न शामिल थे।
दर्जनों रातों के दोहराए गए अभ्यास और अथक प्रयास के बाद अर्णव अंततः सफल हुआ। एक तंत्र गुरु का तंत्र सीखना। प्रत्येक तंत्र पैटर्न एक दहलीज है और प्रत्येक अतिरिक्त तंत्र पैटर्न चित्रित करने के साथ कोई सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ता है। चूंकि अर्णव 2 तंत्र पैटर्न चित्रित कर सकता था, इसका मतलब था कि उसका दिव्य बोध और तंत्र का स्तर उसके साथियों से कहीं ऊपर था। तुलसियन द्वार के बाहरी द्वार के शुरुआती चरण के शक्ति शोधन शिष्यों में तंत्रों में उसका स्तर किसी से कम नहीं माना जाना चाहिए। अर्णव ने राहत की सांस छोड़ी। एक बार जब सुबह के 6 बज गए और दिन की रोशनी हुई तो उसका दिव्य बोध चेतना सागर से बाहर निकल आया और उसने अपनी आंखें खोल ली। हालांकि उसने पूरी रात तंत्र चित्रित किए थे, अर्णव का दिव्य बोध अभी भी स्पष्ट था और उसे थकान महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी एक अच्छी रात की नींद ली हो। उसने खिड़की खोली और सुबह की धूप उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर पड़ी। खिड़की के बाहर उगता सूरज सुनहरी बादलों से भरा था जो हजारों मील तक फैल रहा था। 10 वर्षीय अर्णव ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में एक दृढ़ नजर के साथ क्षितिज को देखा। जब तक वह तंत्रों का अभ्यास करता रहेगा, लगातार अपने दिव्य बोध को निखारता रहेगा, एक दिन वह निस्संदेह प्रथम श्रेणी का तंत्र गुरु बन जाएगा। और जब वह दिन आएगा तो वह साधना की तलाश में और महान मार्ग के बारे में पूछने में एक बड़ा कदम उठाएगा। वह अपना पूरा जीवन केवल शक्ति शोधन में संलग्न होकर नहीं बिताएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आप किसी अन्य कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे?